हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बाइनरी सर्च ट्री। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आपसे ट्री पर सवाल पूछा जाएगा तो 99% चांसेस हैं कि वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है और उसको फिर इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग का कोड भी उसमें लिखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसको कि शॉर्ट में हम बोलते हैं BST। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब भी बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं तो वो बाइनरी ट्री बताते हैं, बाइनरी ट्री पूछा जाता है तो बाइनरी सर्च ट्री बताते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री इज़ नॉट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री अलग होता है और बाइनरी सर्च ट्री अलग होता है। ठीक है ना? तो बाइनरी ट्री मतलब कि ऐसा ट्री जिसके कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हों, बाकी और कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा, लेफ्ट में आप 15 भी लिख सकते हो, राइट में भी आप 15 लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो। यहाँ पे अगेन आप 10 इंसर्ट कर सकते हो, 5 इंसर्ट कर सकते हो, 50 इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट छोटे होने चाहिए, राइट सब ट्री के एलिमेंट बड़े होने चाहिए। नहीं, कोई भी रूल नहीं है। सिर्फ एक रूल है, वो ये कि एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर नोड के। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए। ये आपका होता है बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर फोकस है सर्चिंग के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर फोकस है? सर्चिंग के ऊपर। मतलब हम एक ऐसा ट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पर सर्चिंग का जो टाइम है वो कम हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इस ट्री में अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे 20 सर्च करना है या 25 सर्च करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर एक नोड को जाकर विजिट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नोड वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा, और अगर हर एक एलिमेंट को हमें विजिट करना पड़ता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n। तो इस केस में यहाँ पर चाहे आपको सर्चिंग करना हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कम से कम आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा ही लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी n एलिमेंट्स हैं, वर्स्ट केस में आपको सारे n एलिमेंट्स को विजिट करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ n में ही अगर मुझे सर्चिंग करनी होगी तो फिर ट्री बनाने का फ़ायदा क्या? ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी लिंक लिस्ट में भी थी, एरे में भी थी। तो एरे में भी मुझे सर्चिंग करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता था, लिंक लिस्ट में भी उतना ही टाइम लगता था। तो अगर लिंक लिस्ट में और एरे में जितना मुझे टाइम लगता था उतना ही टाइम मुझे ट्री में भी लगने वाला है, तो फिर मैं अपने काम को क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि ट्री का जो कोड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। तो इसीलिए ही हम यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन जो होता है वो ज़्यादा कम टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू एन। ठीक है ना? ये मतलब कि ये फास्ट होता है। जो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है ये फास्ट होता है। अब ये कैसे फास्ट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि वो बाइनरी ट्री तो होगा ही, मतलब कि एटमोस्ट 2 चाइल्ड तो किसी भी नोड के होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि लेफ्ट सब ट्री के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नोड रूट नोड से छोटे होंगे, और राइट सब ट्री के जितने भी एलिमेंट होंगे वो रूट नोड से बड़े होंगे। और ये प्रॉपर्टी हर एक नोड के लिए एप्लीकेबल होती है। व्हाट डज इट मीन्स? कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके रूट पे 50 रखा है, तो अब लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 50 से छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 50 से बड़े होंगे। अब लेट से यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 40 से लेफ्ट में सारे एलिमेंट, जितने भी लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 40 से छोटे होंगे, और 40 के राइट में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 40 से बड़ा? नहीं नहीं नहीं, गलत। 40 से बड़ा एंड 50 से छोटा। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 40 से छोटे होंगे, लेकिन राइट साइड में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 40 से तो बड़े होंगे। तो 40 से बड़ा तो 100 भी होता है।
अगर आप ये बोलते हो कि 40 से बड़ा होगा तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि 40 से बड़ा तो 100 होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 100 रख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ के जितने भी एलिमेंट होंगे लेफ्ट सब ट्री में, जितने भी एलिमेंट होंगे वो 50 से छोटे होने चाहिए। लेकिन ये 150 से छोटा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो 40 से तो बड़ा होगा लेकिन 50 से छोटा होगा। तो ये बात अगर आप बोलते थे पहले कि 40 से बड़ा है तो आप गलत बोलते थे। आई बात समझ में? उसी तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी नोड होंगे वो 50 से बड़े होंगे। तो 50 से बड़ा लेट से मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है ना। अब 100 के लेफ्ट में क्या एलिमेंट होगा? तो 100 के लेफ्ट में जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? वेरी गुड, 100 से छोटे होंगे लेकिन 50 से बड़े होंगे। आई बात समझ में? 100 से तो छोटा होगा लेकिन 50 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि 100 से छोटा होगा तो 100 से छोटा तो 10 भी होता है। तो अगर आपने यहाँ पे 10 डाल दिया तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 50 के राइट में सारे एलिमेंट 50 से बड़े होने चाहिए। लेकिन ये जो 10 है ये 50 के राइट में तो है लेकिन 50 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी नोड आएगा वो 100 से तो छोटा होगा लेकिन 50 से बड़ा होगा। फिर राइट में जो एलिमेंट आएगा वो 100 से बड़ा होगा, लेट से 120। तो इस तरीके से हम जब ट्री बनाते हैं तो ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जब भी हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी तो हमें सारे नोड्स को चेक नहीं करना पड़ेगा। लेट से मुझे 45 को सर्च करना है, तो अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते और वहाँ पे अगर मुझे 45 सर्च करना होता तो हर एक एलिमेंट को मुझे चेक करना पड़ता कि यहाँ पर 45 है क्या, नहीं, लेफ्ट में नहीं है तो राइट में है क्या, सारे नोड्स को मुझे चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मुझे 45 को सर्च करना है तो सबसे पहले मैं रूट से चेक करूँगा कि क्या रूट पे मेरा 45 रखा है। रूट पे मेरा 45 नहीं है। अब क्योंकि 45 50 से छोटा है तो मैं 45 50 के लेफ्ट में सर्चिंग करूँगा और ये वाला जो पूरा राइट वाला ट्री था उसको मैं स्किप कर दूंगा। तो बताओ मेरा काम कम हो गया ना? सीधे मेरा काम डिवाइड बाय 2 हो गया। पहले मुझे सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता था बाइनरी ट्री में, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है कि 45 जो है अगर वो प्रेजेंट होगा मेरे ट्री में तो 100% वो लेफ्ट सब ट्री में होगा, राइट में नहीं होगा। तो मैं राइट सब ट्री में जाऊंगा ही नहीं, मैं चेक ही नहीं करूंगा। इसका मतलब मेरा काम कम हो गया। अब मुझे 45 को सर्च करना है तो अब मैं 40 से कंपेयर करूंगा तो 40 यहाँ पर 45 रूट में है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब कि इससे बड़ा एलिमेंट है 45, तो हम राइट में जाएंगे और लेफ्ट वाले को स्किप कर देंगे। तो हर एक स्टेप पर हम अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है ना। जितना आपका काम था उससे आप कम कर रहे हो और फिर आप लास्ट में एलिमेंट को मिल जाएगा। मतलब आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े? 1 2 3। सबसे पहले आपने 50 से कंपेयर किया, देन 40 से कंपेयर किया, देन 45 से कंपेयर किया। मतलब आपको सिर्फ 3 कंपैरिजन लगे। लेकिन नंबर ऑफ नोड्स आपके ट्री में कितने थे? 6 7 आपके पास नोड्स थे। और ये काम जो टाइम आपने सेव किया है ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा जब आप बड़े ट्री में जाओगे। अगर आपने बड़े ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपने बहुत कम कंपैरिजन किया है एज कंपेयर नंबर ऑफ नोड्स के। और ये टाइम आपको कितना लग रहा है? तो अगर आप देखोगे तो हर एक लेवल पर आपको एक ही एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ रहा है। आपने फर्स्ट लेवल पर देखा एक एलिमेंट, सेकेंड लेवल पर एक एलिमेंट, मतलब कि हर एक लेवल पर आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे तो आप बोलोगे कि जितने आपके ट्री की हाइट है, ठीक है ना, आपके ट्री की जितनी हाइट है आपको उतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। और हाइट ऑफ द ट्री होती है log n। इसीलिए हमारे जो सर्चिंग है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ log n होती है। आ गया समझ में? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में फ़ायदा ये है कि हर एक लेवल पर आप सिर्फ एक ही कंपैरिजन करते हो और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको नेक्स्ट लेवल में लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है। और टोटल मैक्सिमम कितने कंपैरिजन हो सकते हैं? जितने आपकी ट्री की हाइट होगी। और ट्री की हाइट होती है क्योंकि log n, इसलिए मैक्सिमम वर्स्ट केस में आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ log n। ये बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा होता है और इसीलिए इंटरव्यू में भी बाइनरी सर्च ट्री पूछा जाता है। और इसके अलावा भी जो भी ट्री होती है वो बाइनरी सर्च ट्री तो होती ही होती है। मतलब कि अगर आप
अच्छे एडवांस ट्री की बात कर रहे हो, तो जितने भी ट्रीज होंगे, आपका 90% चांसेस है कि वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, तो हमारे पास एलिमेंट्स को सर्चिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए बाइनरी सर्च ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें क्या क्या सीखना है? तो इसमें हमें तीन चीज़ें सीखनी हैं। एक तो हमें सीखना है कि बाइनरी सर्च ट्री को कैसे बनाते हैं, मतलब कि इंसर्शन, कि हम उसमें एक एलिमेंट को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। दूसरा, हमें सीखना है एलिमेंट को सर्च करना, कि एलिमेंट को सर्च कैसे किया जाएगा। अब इंसर्शन का कोड और सर्चिंग का कोड बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको मैं ये बता दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंसर्शन करने का कोड सीख लिया, तो आपने एलिमेंट को सर्च करने का कोड सीख लिया है। और अगर आपने एलिमेंट को सर्च करने का कोड सीख लिया है, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करने का भी कोड सीख लिया है। थोड़ा सा दिमाग लगता है किसमें? डिलीशन के लिए। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री में कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो उसमें थोड़ा सा केसेस बनाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डिलीशन वाले में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इंसर्शन और सर्चिंग एक ही साथ हम कवर कर लें, और डिलीशन को हम सेपरेटली एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में अगर हम इसको पढ़ेंगे, तो हमें बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम समझते हैं कि इंसर्शन का कोड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, और पहले समझते हैं कि इन एलिमेंट्स को हमें ट्री में किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो लेट से रैंडमली मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 20, 30, 15, 25, 40, 50, 23। लेट से ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए और मुझे इससे ट्री बनानी है। तो सबसे पहले मुझे मिला 20, तो 20 को हम रूट नोड बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 20 आया, तो हमने 20 को रूट नोड बना दिया। फिर हम 30 हमें मिला, तो 30 हमें मिला, तो हम 30 को कहाँ इंसर्ट करेंगे? 20 के राइट में, क्योंकि 20 से बड़ा है 30। तो हम 30 को 20 के राइट में इंसर्ट कर देंगे, और इस तरह से हमने 30 को इंसर्ट कर दिया। फिर हमें 15 इंसर्ट करना है। तो आप ज़रा समझो, हमें कंपैरिजन करना है, जिस तरीके से हम सर्चिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कंपैरिजन करना है। जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, उसको सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? रूट नोड से। तो सबसे पहले 15 को हम कंपेयर करेंगे 20 से। अब क्योंकि 15 जो है वो 20 से छोटा है, तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट कहाँ पर इंसर्ट होगा? 20 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। और हम हर बार ये चेक करेंगे कि जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है वहाँ पे नल मिलना चाहिए। अगर हमें नल नहीं मिलता है, तो हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। कब तक कंटिन्यू रखना है? जब तक कि हमें नन नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें नल मिल जाएगा, नल बोलो या नन बोलो एक ही बात है, तो जैसे ही हमें नन या नल मिल जाएगा, तब वहाँ पर हम उस नोड को लगा देंगे। तो जैसे कि 15 मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा 20 के लेफ्ट में, और क्योंकि 20 के लेफ्ट में नल है, तो इसका मतलब ये है कि 20 के लेफ्ट में हम 15 को लगा देंगे। तो इसका मतलब कि हमें नया नोड बनाकर वहाँ पर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमने 15 को इंसर्ट कर दिया। अब जैसे कि मुझे 25 को इंसर्ट करना है, तो 25 को सबसे पहले हम रूट के नोड से कंपेयर करेंगे, और क्योंकि रूट का नोड नल नहीं है, 20 है, तो और 20 से बड़ा होता है 25, तो हम जाएंगे राइट में। राइट में हमने देखा कि नल नहीं है, 30 है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हमें 30 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा 25 को। अब क्योंकि 25 30 से छोटा है, तो इसका मतलब कि हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा 30 के। और क्योंकि 30 के लेफ्ट में नल हमें मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि 30 के लेफ्ट में हम क्या डाल देंगे? 25 डाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। इस तरीके से 25 इंसर्ट हो चुका है। अब हमें 40 इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम रूट से कंपेयर करेंगे, तो क्योंकि 20 से बड़ा है 40, तो हम राइट में जाएंगे। राइट में लेकिन नन नहीं है, तो फिर हम 30 से कंपेयर करेंगे 40 को। 40 क्योंकि 30 से बड़ा है, तो फिर से हम राइट में जाएंगे, और राइट में हम देखेंगे कि नन है। अब क्योंकि नन है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 40 को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 40 को भी इंसर्ट कर दिया। अब हमें 50 को इंसर्ट करना है। अगेन स्टार्टिंग हमेशा और हमेशा रूट नोड से ही होगी। तो दोबारा से हम 20 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 50 20 से बड़ा है, तो राइट में जाएंगे। राइट में नन नहीं है, एलिमेंट है 30, तो 30 से कंपेयर करेंगे 50 को। अगेन 50 बड़ा है 30 से, तो हम राइट में आएंगे। 40 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो नन नहीं है,
तो 40 से कंपेयर होगा, क्योंकि 40 से भी बड़ा है 50, तो इसका मतलब 40 के राइट में हम 50 को अपेंड कर देंगे। तो इस तरीके से 50 हमारा इंसर्ट हो गया। फिर अब हमें इंसर्ट करना है 23। तो अगेन 23 को हम कंपेयर करेंगे किससे, रूट नोड से। तो 23 जो है वो 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में आना पड़ेगा। राइट साइड में हम देखेंगे कि नल नहीं है, तो हम 30 से कंपेयर करेंगे। 30 से 23 छोटा है, तो हम लेफ्ट में आ जाएंगे, और लेफ्ट में हमें नल नहीं मिला, तो हम 25 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 25 से भी छोटा है 23, तो हम लेफ्ट में आएंगे, और लेफ्ट में क्योंकि अब हमें नल दिख रहा है, तो यहाँ पर अब हम 23 इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इंसर्शन हो सकता है या फिर क्रिएशन हो सकता है। आप इसको इंसर्शन भी बोल सकते हो कि आपने बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन किया है, या फिर आप इसको क्रिएशन भी बोल सकते हो कि आपने बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट किया है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्चिंग का कोड भी ऐसा ही होता है। सर्चिंग में भी हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 23 को सर्च करना है, तो हम सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे, सर्चिंग स्टार्ट करते थे 20 से। तो अगर मुझे मिल गया एलिमेंट, तो हम राइट साइड में जाएंगे, एलिमेंट अगर मिल गया तो ठीक है प्रिंट कर देंगे, नहीं तो हम कंपेयर करेंगे कि एलिमेंट उससे छोटा है कि बड़ा है। अब क्योंकि 23 बड़ा था, तो हम उसके राइट में जाएंगे। फिर 23 यहाँ पर भी हमें नहीं मिला, लेकिन 23 30 से छोटा है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी हमें 23 नहीं मिला, तो अगेन हम 23 25 से छोटा है, तो लेफ्ट में जाएंगे, और वहाँ पे हमें 23 मिल जाएगा, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा सर्चिंग का और इंसर्शन का कोड ऑलमोस्ट सेम होता है। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको ये कैसे चेक कर पाओगे कि आपने बाइनरी सर्च ट्री सही बनाया है। इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है वो क्या, आपसे बोलेगा, अलग अलग तरीके से वो सवाल पूछेगा। एक सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है कि प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा आपसे वो ये पूछ सकता है हाउ टू चेक अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और तीसरा सवाल वो पूछ सकता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब अगर आपसे इससे मिलता जुलता और भी कोई सवाल हो सकता है, लेकिन ये मैंने आपको ब्रॉडर वे में 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने कठिन है। आपको ये चेक करना है कि बाइनरी सर्च ट्री वैलिड है कि नहीं, मतलब मुझे हर एक नोड पे जाके चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट छोटे हैं, राइट सब ट्री के एलिमेंट बड़े हैं, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा आपसे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब मुझे सारे एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा, फिर उनको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, तब जाकर मैं प्रिंट कर पाऊंगा। और फिर आप बोलोगे लास्ट वाला क्वेश्चन तो ईजी है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हमने कल ही सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, 3 लाइन का कोड है, हम लिख देंगे। तो आप बोलोगे कि सर इन तीनों क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना वो सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा टफ है। मैं आपसे बोलूं अगर कि ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है ही नहीं, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, सिमिलर भी नहीं, बिल्कुल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट करोगे तो सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होंगे। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मतलब कि अगर आप इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, तो सबसे पहले 15 प्रिंट होगा, 15 के बाद 20 प्रिंट होगा, देन 23, देन 25, 30, 40, 50। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप कुछ नहीं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिख दोगे। अब इंटरव्यू में वो ये क्यों पूछता है, 2 कारणों से। एक तो वो ये चेक करना चाहता है कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं कि बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स को अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होता है, ये बात वो चेक करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, वो ये भी चेक करना चाहता है कि आपको ट्रेवर्सल आता है कि नहीं। तो अगर आपको वो डायरेक्टली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बोल देता तो आप कोड लिख देते, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू चेक अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री।
कि आपको ये कैसे चेक करोगे कि वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है? सिंपल, अगेन आप क्या करोगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाओगे और देखोगे कि सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं कि नहीं। अगर ऐसा कोई एलिमेंट बीच में तो प्रिंट नहीं हो गया जो कि गलत है, जैसे कि मान लीजिए कि 23 के बाद 40 प्रिंट हो गया, लेकिन 23 के बाद 40 नहीं होना चाहिए था, 23 के बाद 25 होना चाहिए था। तो अगर आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करा और अगर एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि वो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। इसका मतलब ये अलग अलग दिखने में क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन सेम है। ये मैंने अभी क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि अभी हम इंसर्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। इंसर्शन का हम कोड लिखेंगे और हम बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया है वो सही से बना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाएंगे। और अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि हमने जो ट्री बनाया है वो सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ट्री बनाया है वो गलत है। क्योंकि आप जब भी कभी कोड लिखते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कोड को टेस्ट करो कि वो सही है कि नहीं। और अगर आप खुद नहीं जानते कि आपका कोड टेस्ट करना कैसे होगा, वो सही वर्क कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको टेस्ट करना नहीं आता है तो आप असली अच्छे प्रोग्रामर कभी भी नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम कोड लिखते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, मतलब इंसर्शन का पहले तो, कि इंसर्शन इन द बाइनरी सर्च ट्री कैसे करेंगे। अब कोड लिखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कोड लिखना चाहिए, रिकर्सिव कोड लिखना चाहिए या नॉर्मल कोड लिखना चाहिए। तो रिकर्सिव कोड हमें लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेम काम रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। क्या रिपीट करना है? देखो, सबसे पहले तो अगर आपको कोई नोड, जैसे कि मान लो मुझे 23 इंसर्ट करना था, ठीक है ना। तो 23 इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 को रखने के लिए पहले तो मेमोरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो हम एक मेमोरी ब्लॉक बना लेंगे और मेमोरी ब्लॉक बना के उसमें 23 रख देंगे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये मेमोरी ब्लॉक कैसे बनेगा और उसके अंदर 23 कैसे इंसर्ट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हम लिंक लिस्ट में एक नोड बनाते थे और उस नोड में हम 23 रख देते थे। और उसके लिए हम क्या करते थे, जो हमारा इनिट फंक्शन होता है पाइथन में, या अगर हम अदर लैंग्वेज में बोले तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, उसको हम कॉल करते थे। कंस्ट्रक्टर या इनिट फंक्शन हमें मेमोरी एलोकेट करके दे देगा और उसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमारा वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इस नोड को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे 25 के लेफ्ट में हमें इसको कनेक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे 25 तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे रूट के एलिमेंट से। और फिर यहाँ पर हम या तो लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिसाइड करके कि हमें लेफ़्ट में आगे की तरफ जाना है या राइट में आगे की तरफ जाना है, या फिर हम रिकर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन भी एक तरीके का लूप ही होता है। और रिकर्जन हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें सेम काम अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेफ़्ट की तरफ आगे जाना है या राइट की तरफ आगे जाना है। और उसके लिए जहाँ पर हमारा पॉइंटर अभी होगा, जैसे कि अभी हम करेंटली रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हम रूट नोड पे होंगे तो वही हमारा करंट नोड होगा। तो जो भी हमारा करंट नोड होगा, हम सबसे पहले उससे कंपेयर करेंगे हमारे एलिमेंट को जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, कि हमारा एलिमेंट उससे बड़ा है या छोटा है। अगर हमारा एलिमेंट उससे छोटा है तो हम लेफ़्ट की तरफ रिकर्जन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा एलिमेंट जो है इससे बड़ा है तो हम राइट की तरफ रिकर्जन आगे बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम रिकर्जन में वही फंक्शन दोबारा से कॉल करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो करंट नोड था वो 20 था, अब हमारा जो करंट नोड है वो राइट वाला नोड बन जाएगा। और फिर अगेन हम इस वाले सब ट्री में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब हम इसको 30 को हम रूट नोड मानेंगे और अगेन इसमें कंपेयर करवाएंगे 23 को, कि 23
हमारा करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उससे छोटा है या बड़ा है। अब क्योंकि 23 हमारे करंट के नोड से छोटा है, तो अगेन हम रिकर्जन कॉल करेंगे, मतलब कि सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, लेकिन इस बार हमारा रूट नोड कौन बन जाएगा, 25। और 25 एक्चुअल में कहाँ पर है, 25 हमारे करंट नोड के लेफ्ट में है। तो हम दोबारा से रिकर्जन कॉल करेंगे, लेकिन उसके पैरेंथेसिस में हम पास कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर, और फिर हम चेक करेंगे कि 25 से छोटा है 23, यस, लेकिन अब वहाँ पर नन है, वहाँ पर अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब ये समय आ चुका है कि हम 23 को 25 के लेफ्ट में कनेक्ट कर दें। तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन हो रहा होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिकर्जन करना पड़ेगा, और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट में रिकर्जन करना है या राइट में रिकर्जन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट नोड, कि अगर हमें जो नोड को इंसर्ट करना है उससे हमारा वैल्यू छोटा है कि बड़ा है। और छोटा या बड़ा वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमें ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं ये मानते हुए कोड लिखूंगा कि हमारा एलिमेंट जो है वो सारे के सारे यूनिक होने वाले हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होने वाला है। लेकिन आप चाहो तो रिपीटेड एलिमेंट का भी एक रूल बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दोबारा से 25 इंसर्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हो कि अगर सेम नोड दोबारा से आता है तो आप उसको लेफ्ट में इंसर्ट करोगे या राइट में इंसर्ट करोगे। लेकिन जो रूल आप फॉलो करोगे शुरू से लेकर आखिरी तक वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जो भी रिपीटेड एलिमेंट आएगा मैं उसको लेफ्ट में स्टोर करूंगा, तो आप हमेशा फिर लेफ्ट में ही स्टोर करोगे। अगर आपने रूल बना लिया कि रिपीटेड एलिमेंट को मैं राइट में स्टोर करूंगा, तो आप राइट में ही स्टोर करोगे। और मैंने रूल बनाया है कि अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट आएगा तो मैं उसको स्टोर नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। सबसे पहले तो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी हमारे नोड के लिए। तो हमने हमारे नोड के लिए क्लास बना लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था। और एक इनिट फंक्शन हम हमारा बना लेंगे। इनिट फंक्शन में हम एक तो सेल्फ पास करेंगे जो कि हमारा करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, और एक हम ले लेंगे वैल्यू जो हमारे नोड में हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें बनानी पड़ेगी। एक हम बनाएंगे लेफ्ट पॉइंटर, जिसके हम अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे नन। फिर दूसरा हम बनाएंगे हमारा राइट पॉइंटर, और उसके अंदर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे नन। और फिर हमारा बनाएंगे हम डेटा वैल्यू, जिसमें हम हमारी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ये तो हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे। इंसर्ट फंक्शन का नाम हम इंसर्ट रख देते हैं, और इसके अंदर हम पास करेंगे दो चीज़ें। एक तो हम जिस ट्री की बात कर रहे हैं उस ट्री का हमें रूट नोड देना पड़ेगा, और दूसरा है वैल्यू, जो वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, हम इंसर्ट फंक्शन को दो चीज़ें देंगे, एक तो हमारे ट्री का रूट नोड, और दूसरा हो जाएगा हमारी वैल्यू। ठीक है, जो हमने करंट लिखा था ना, करंट ही हमारा एक तरीके से रूट होता है, तो मैं करंट बोलूँ चाहे रूट बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हमारा जो रूट है वो नल तो नहीं है। अगर हमारा रूट नन है, रूट नन कब होता है, जब हमारा ट्री खाली हो, जब हमारे ट्री में एक भी नोड नहीं हो। ऐसा तब भी हो सकता है, या फिर तब भी हो सकता है जब हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आगे कोई एलिमेंट नहीं है, और वही समय होगा जब हमें हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो भी हमने नोड बनाया है उसको। ठीक है, तो नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोड बनाने के लिए हमें नोड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और उसके अंदर हम ये वैल्यू इंसर्ट कर देंगे जो हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हम ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं रिटर्न क्यों कर रहे हैं, उसको अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अपेंड करना है कहाँ पर उसको डिसाइड करने के लिए है। अब ठीक है, मान लीजिए कि रूट नोड नन नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि नन नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू है। अब वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है, या ग्रेटर है हो सकती है, या लेस हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर जाना है। अगर मान लीजिए कि रूट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल वही है जो अभी हमने वैल्यू दी है। अच्छा, रूट में हमने डेटा रखा है, क्योंकि हमने हमारे नोड में लेफ़्ट राइट और डेटा नाम रखा है, तो रूट में हमारा डेटा होगा। तो रूट का जो डेटा है अगर वो बिल्कुल वही है
जो हमारी वैल्यू है। अगर रूट का डेटा बिल्कुल वही है जो हमारी वैल्यू है, इसका मतलब कि हमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नोड अपनी सही जगह पर इंसर्ट हो चुका है या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो ट्री है, हमारा जो ट्री है उसका रूट नोड रिटर्न कर देंगे। रूट नोड क्यों रिटर्न कर देंगे? उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप ये मान के चलो, ट्री में, पूरे ट्री की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे ट्री में जब भी कभी आप रिकर्जन का कोड लिखोगे तो ये मानते हुए लिखना है कि हमारा ट्री मॉडिफाई हो सकता है। और अगर हमारा ट्री मॉडिफाई हो गया तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो नया ट्री है उसका रूट नोड चेंज हो जाएगा। और अगर हमारा ट्री का रूट नोड अगर चेंज हो गया तो हमें नए वाले ट्री का रूट नोड बताना पड़ेगा कि कौन सा है। आ गई बात समझ में? तो हमारे कोड का जो सबसे लास्ट लाइन होगा वो यही होगा कि अगर हमने ट्री में कोई भी मॉडिफिकेशन किया है, अगर मैंने अपना कोई भी ऐसा कोड लिखा है जिसमें हम हमारे ट्री में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वहाँ पे हमारे जो ट्री का जो रूट नोड है वो चेंज हो जाए। और अगर हमारे ट्री का रूट नोड अगर चेंज हो गया तो हमें बताना पड़ेगा प्रोग्राम को जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था कि हमारा जो नया ट्री बन चुका है उसका रूट नोड कौन सा होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये लास्ट लाइन का कोड है? हाँ, ये लास्ट लाइन का कोड है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये लाइन तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखी है, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा डेटा, रूट की जो वैल्यू है, अगर वो बिल्कुल वही हो चुकी है जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे थे, इसका मतलब ये है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और अब अगर मेरा काम ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब कि हमारे प्रोग्राम का ये लास्ट लाइन है और इसलिए हम रिटर्न कर देंगे हमारे नए ट्री का रूट नोड। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है। मैंने आपको हमेशा से ये बताया है रिकर्जन पढ़ाते समय कि रिकर्जन में हम सबसे पहले बेस केस लिखते हैं। हम रिकर्जन का फंक्शन पहले कॉल नहीं करते हैं। हम सबसे पहले वो कोड लिखते हैं जहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है, जहाँ पर हमारा बेस केस होता है। इसका मतलब कि रिकर्जन में हम सबसे पहले वो कोड लिखते हैं जो सबसे आखिरी लाइन का कोड होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो इसलिए हम रिकर्जन आगे कॉल करेंगे, लेकिन रिकर्जन कॉल करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें रिकर्जन कॉल करने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर हमारा काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो हमें रिकर्जन कॉल नहीं करना है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलो, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़, अब अगर मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब कि मेरा रूट का डेटा नन भी नहीं है और मुझे वो वैल्यू भी नहीं मिली है जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब रूट का जो डेटा है वो या तो बड़ा हो सकता है मेरी वैल्यू से या तो छोटा हो सकता है। इफ़ और एल्स। ठीक है ना? तीनों केस हमने लिख लिए। हो सकता है कि मेरा जो वैल्यू है वो बराबर हो डेटा से, हो सकता है कि वो बड़ी हो सकता है वो छोटी हो। अगर वो बड़ी होगी, अगर वो बड़ी होगी तो, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो हमें इंसर्ट नाम का रिकर्जन फंक्शन दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम राइट हैंड साइड में सर्चिंग करेंगे। राइट हैंड साइड में क्यों सर्चिंग करेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि एलिमेंट अगर बड़ा है, अगर वैल्यू जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो छोटी है, सॉरी वैल्यू हमारी छोटी है, तो लेफ्ट में हम जाएंगे। तो वैल्यू जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो अगर छोटी है हमारे करंट डेटा से, तो इसका मतलब कि हमें लेफ्ट सब ट्री में रिकर्जन कॉल करना पड़ेगा सेम वैल्यू के लिए। ठीक है। एल्स, एल्स नहीं तो हम कहाँ पे रिकर्जन कॉल करेंगे? एल्स नहीं तो हम रिकर्जन कॉल करेंगे हमारे राइट सब ट्री में। ठीक है। यहां तक की बात आपको आई होप थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब अभी तक जो मैंने कोड लिखा है ना, सबसे पहले उसको समझाता हूं, उसके बाद एक छोटा सा लाइन हमें लिखना है और हमारा कोड फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, अब ज़रा समझते हैं कि हमने किया क्या है। लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है, मुझे ट्री बनाना है और ट्री बनाने के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ। अभी के लिए मैं 2-4 एलिमेंट लेके आपको समझा देता हूँ। लेट्स से मुझे 20 इंसर्ट करना है, 20 के बाद 30 इंसर्ट करना है, उसके बाद 15 इंसर्ट करना है, देन 40, देन 25। मान लो मुझे ये एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है। अभी होगा क्या समझना। सबसे पहले तो हम 20 इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। 20 इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे।
और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे। अब क्योंकि हमने अभी तो ट्री बनाया ही नहीं है, तो ट्री बनाया ही नहीं है तो हमारा जो रूट है वो नन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे नन लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था नन। ठीक है, अगर हमारा रूट नन है तब हमें नोड क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन की गलती हमें पहले ही मिल गई। क्यों? इसलिए ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राई रन करोगे तभी आपका कोड सही से चलेगा। तो सबसे पहले आप फंक्शन कॉल करोगे तो ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा और उस समय यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगा 20। और क्योंकि अभी हमारा ट्री बिल्कुल एम्प्टी है, अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, तो हमारा ये फर्स्ट लाइन का कोड ही ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमारा रूट अभी नन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रिटर्न कर देगा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा क्या, एक नया नोड बनाएगा, ये नया नोड बनेगा और उसके अंदर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ये वैल्यू इंसर्ट हो गई 20 और ये 20 ही रिटर्न हो जाएगा। आया समझ में हमने रिटर्न क्यों लिखा है? क्योंकि इस समय हमारा एकमात्र यही अकेला नोड है और जब हम इसको बना लेंगे तो हमें इसको किसी से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे ट्री का रूट नोड है और हम जब रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही हमारा रिटर्न होके क्या बन जाएगा, रूट नोड। क्योंकि ये रिटर्न कहाँ पर होगा, ये रिटर्न उस जगह पर होगा जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था और ऑब्वियसली हमने इसको कॉल किया होगा हमारे मेन फंक्शन से, तो हमारा ये रूट नोड रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नोड बन गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा 20 आ चुका है, अब हमें 30 इंसर्ट करना है। 30 इंसर्ट करना है तो दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे। दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी और इस समय वैल्यू में आ चुका है 30। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट लाइन का कोड चलेगा। अब ये फर्स्ट लाइन का कोड अभी ट्रू नहीं होगा क्योंकि अब हमारा जो रूट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को। ठीक है, तो हमारे रूट नोड में नन नहीं है, नन नहीं है तो हमारा ये वाला फर्स्ट लाइन का कोड नहीं चलेगा, फर्स्ट इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। अब हम सेकंड इफ ब्लॉक पर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्या उसकी अंदर जो डेटा है क्या वो वही है जो वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास वैल्यू है 30 और हमारा डेटा है 20, तो ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब हम थर्ड वाले इफ ब्लॉक को चेक करेंगे, क्या हमारा जो रूट पे वैल्यू है वो बड़ी है, नहीं, हमारी जो रूट की वैल्यू है वो है 20, तो ये तो बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब हम एल्स पार्ट में आएंगे और अब एल्स वाले पार्ट का कोड चलेगा। आप कहाँ पर आ चुके हो, एल्स पार्ट में, याद रखना एल्स पार्ट का कोड चलेगा। और इसका मतलब ये है कि अब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है ना, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा मतलब कि दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी, हाँ कि ना, दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन इस बार जो आपका रूट है वो कौन बन चुका होगा, रूट का राइट नोड। ठीक है, तो दोबारा से आपका इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा, लेकिन जिस जगह पर आप अभी हो उसका राइट वाला जो लोकेशन है वो आपका रूट नोड बन जाएगा। तो हमारे राइट में क्योंकि नन है तो इस बार हमारा जो नोड है वो नन हो चुका होगा, जो हमारा रूट नोड है वो नन हो चुका होगा, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी। तो पहले भी वैल्यू 30 थी, अभी भी वैल्यू 30 है। तो इस बार हमारा फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, नन कॉमा 30। और सेम यही लाइन का कोड अब यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे भी सेम यही कोड लिखा है कि अगर रूट आपका नन है तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है नया नोड बना के 30। 30 क्योंकि वैल्यू है, तो इसका मतलब कि आप इस, अब ये कोड क्या करेगा, सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। अब ये फंक्शन क्या करेगा जब ये रिकर्जन कॉल होगा, तो ये फंक्शन एक नया नोड बना के रिटर्न कर देगा। तो आपका ये नया नोड बन गया 30 और ये रिटर्न हो गया और ये फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब ये नया नोड बन के रिटर्न तो हो गया, लेकिन आप अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट करने के लिए 20 के राइट में इसको जोड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना। उस फंक्शन ने क्या किया, उस फंक्शन ने सिर्फ ये काम किया कि एक नया नोड बनाया और उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। और ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये इस जगह से कॉल हुआ था, लास्ट वाले एल्स पार्ट से। तो इसका मतलब ये फंक्शन का काम खत्म हो गया और इस जगह पर जो हमारा 30 नोड का एड्रेस है वो आ चुका है। लेट्स से कि ये जो हमारा 30 नोड है वो हमारे मेमोरी में 100 लोकेशन पर है।
तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, इस फंक्शन ने रिटर्न किया है इस नए नोड का एड्रेस जो कि है 100। लेकिन अब इस 100 को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, 20 के लेफ्ट में कनेक्ट करना है। और हमारा 20 कौन है इस बार, हमारा 20 है रूट, क्योंकि जब हम फंक्शन ये वाला कॉल किया था तो उस समय हमारा जो रूट था वो 20 था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हमें कहाँ जोड़ना है, मतलब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो हमारे रूट के राइट में अपेंड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जो रूट है उसके राइट में ये लगा दो जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो रूट के राइट में अपेंड कर दो। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है ये जो इसने नया नोड बनाया है उसका एड्रेस। और उसका एड्रेस हम कहाँ जोड़ देंगे, हम जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उसके राइट में। आया कि नहीं आया समझ में? उसी तरह से इस ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से हमारे रूट के राइट में ये 30 अपेंड हो चुका है। आ गया समझ में? ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा 30 अपेंड हो चुका है। अब हमें 15 को अपेंड करना है, तो दोबारा से ये फंक्शन कॉल करेंगे हम। ठीक है, ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे और हमारा रूट से ही हम स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो हमारा रूट किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को। और हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 15। तो हमारे वैल्यू में 15 है और रूट में 20 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या रूट नन है, क्या नहीं, रूट नन नहीं है। तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। हम सेकेंड इफ़ ब्लॉक पे आएंगे, क्या हमारे रूट में और वैल्यू दोनों सेम है क्या, नहीं, इसमें 20 रखा हुआ है और इसमें 15 रखा है, दोनों अलग अलग है। अब हम थर्ड वाले इफ़ ब्लॉक को चलाएंगे, क्या हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है क्या, हाँ ये 20 है और ये 15 है, 20 बड़ा होता है 15 से, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला इंसर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसमें क्या पास करेंगे, तो हमारा पहला वाला इंसर्ट फंक्शन जैसे ही हम कॉल करेंगे मतलब रिकर्जन हुआ, रिकर्जन हुआ मतलब कि इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अब इस बार जब हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक तो हमारे रूट का लेफ्ट। तो हमारे रूट का लेफ्ट क्या है, हमारा रूट है 20, इसका लेफ्ट क्या है, नन, कुछ भी नहीं है। तो पहला पैरामीटर पास हम करेंगे नन, और दूसरा पैरामीटर हम पास करेंगे वैल्यू, वैल्यू में क्या था 15, तो 15, तो नन कॉमा 15 हमने पास कर दिया, नन कॉमा 15 पास कर दिया। अब क्योंकि हमने रिकर्जन कॉल किया मतलब जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा कोड यहाँ पे भी लिखा होगा। तो यहाँ पे भी लिखा होगा कि अगर रूट नन है, अगर रूट नन है तो क्या रिटर्न करो, तो रिटर्न कर दो एक नया नोड बना के जिसके अंदर 15 हो। तो ये कोड चलेगा क्योंकि रूट अब नन हो चुका है, तो इसका पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक ये नया नोड बना देगा जिसके अंदर 15 रखेगा और उसको रिटर्न कर देगा। इसका बस इतना ही काम है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये फंक्शन का काम खत्म होगा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 15 का एड्रेस। अब मान लो 15 हमारी रैम में 200 एड्रेस पर है, तो यहाँ पर आ चुका होगा 200। ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो ये फंक्शन का काम खत्म हो गया तो यहाँ पे आ गया 200। लेकिन इसका मतलब ये अब ऐसे लटका हुआ है, ये कहीं पर जुड़ा नहीं है, हम अभी हमारे ये ट्री से कनेक्ट नहीं हुआ। हमें इसको कहाँ कनेक्ट करना है, हमें इसको कनेक्ट करना है हमारे रूट नोड के लेफ्ट में, मतलब 20 के लेफ्ट में। तो हमारा 20 कौन है, रूट, तो 20 के लेफ्ट में मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो ये फंक्शन जो रिटर्न किया है इसको मुझे कहाँ करना है कनेक्ट, रूट के लेफ्ट में। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको हमें रूट के लेफ्ट में कनेक्ट करना है। ऐसा लिखने से हमारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हमने लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने 15 को कर दिया कनेक्ट, अब हमें 40 कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब 40 कनेक्ट होगा कि नहीं, देखो 40 कनेक्ट करना है, अगेन सेम यही फंक्शन दोबारा से कॉल होगा और इस बार हमारे रूट में वही रहेगा 20,
लेकिन हमारे वैल्यू में आ जाएगा 40। सबसे पहले पहली लाइन का कोड चलेगा, यहाँ पर रूट में नन नहीं है तो ये वाला इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। रूट में 20 है और यहाँ पर वैल्यू है, ये दोनों बराबर भी नहीं है, ये वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये 20 और ये 40 है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए, तो एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में अब हम आ चुके हैं और अब हमारा इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा। इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो हमारी मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। यहाँ पर हमारा इंसर्ट नाम के फंक्शन में क्या जाएगा, रूट का राइट। रूट का राइट कौन है, 30, तो यहाँ पे हम 30 पास करेंगे और वैल्यू क्या पास होगी, 40, वैल्यू पास होगी 40। ठीक है, अब मैं पूरा कोड यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप दिमाग में इमेजिन करना कि ये सारा का सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 30 आ चुका है, 30 और 40, तो 30 और 40 के लिए चलेगा, तो 30 नन नहीं है, 30 वैल्यू के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना, और 30 जो है वो बड़ा भी नहीं है 40 से, तो इसमें भी लास्ट लाइन का कोड चलेगा, इसमें भी लास्ट लाइन का कोड चलेगा। तो मैं लास्ट लाइन का कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लास्ट लाइन का कोड लिखा है कि रूट के राइट के लिए आपका इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और आप इसमें पास करोगे 30 का राइट, 30 का राइट है नन कॉमा वैल्यू 40। तो इस तरीके से जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा तो वो एक 40 का नोड बना के रिटर्न कर देगा, हाँ कि ना, क्योंकि अब इसमें नन आ चुका है ना, नन आ चुका है तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन आपका 40 का नोड बना के रिटर्न कर देगा। और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इस जगह पर रूट कौन है, इस जगह पर आपका रूट है 30, इस फंक्शन के अंदर आपका रूट कौन है 30, तो 30 के राइट में आपका 40 कनेक्ट हो जाएगा, 30 के राइट में आपका 40 कनेक्ट हो गया, तो ये फंक्शन का काम खत्म। ठीक है ना, ये फंक्शन का काम खत्म और इस तरीके से आप वापस से यहाँ पर आ जाओगे। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा कोड चल जाएगा। हाँ, लेकिन अब इसमें एक बात और है, एक बात और है कि मान लीजिए कि हमारा कोई सा भी ब्लॉक नहीं चला, हमारा कोई सा भी इफ एल्स नहीं चला, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर आपका कुछ भी नहीं चलेगा तो आप बिना कुछ किए रिटर्न कर जाओगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका पहला फंक्शन भी नहीं चला, दूसरा फंक्शन भी नहीं चला, तीसरा फंक्शन भी नहीं चला, तो आप लास्ट में अपना रूट रिटर्न करके काम खत्म कर दो। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन बन चुका है, क्योंकि लास्ट में रूट हमेशा ही रिटर्न करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका ट्री कंप्लीट बन चुका है, आपका ट्री अगर कंप्लीट बन चुका है तो आपको क्या करना है, आपका ट्री अगर कंप्लीट बन चुका है तो आपको सिंपली रूट जो आपके नया जो आपका कंप्लीट नया ट्री बना है उसका रूट नोड रिटर्न करना है। अब इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए एक काम करता हूँ, मैंने कल लिखा था इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड, है ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड मैंने कल लिखा था, मैं वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये चेक करने के लिए कि हमने जो ट्री बनाया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम एक ट्री बना लेते हैं। ट्री बनाने के लिए मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ और मान लीजिए कि हमारा यही वाला ट्री है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाला ट्री बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हम और बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर है मेरा 12 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 18। मान लीजिए मुझे ये ट्री बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्री बना लेता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ का भी कोड कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हमने ट्री बनाया था वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री नहीं था, तो इसलिए मैं नया बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रूट में एक नोड अपेंड कर लेता हूँ और रूट का जो नोड है वो मेरा होगा 20। ठीक है, रूट का नोड 20 होगा, फिर रूट के लेफ्ट में 15 डालना है और रूट के राइट में 30 डालना है। तो रूट का लेफ्ट हो गया हमारा 15 और रूट का राइट हो गया हमारा 30। ठीक है, फिर लेफ्ट के लेफ्ट में 12 डालना है, लेफ्ट के लेफ्ट में हम 12 डाल देते हैं और लेफ्ट के राइट में 18 डालना है। तो लेफ्ट के राइट में हम 18 डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन ऑर्डर का कोड चेक कर रहा हूँ। ठीक है,
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड चेक कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और रूट के राइट में, ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर हमने इंसर्शन का कोड लिखा ही है, ठीक है, उसके बाद तो हमने इंसर्शन का कोड लिखा है, तो हम उसी से ही चेक कर लेंगे, उसी से हम बना लेंगे। तो हम इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो देखिए 12, 15, 18, 20, 30 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यही सेम काम हमें किससे करवाना है? इंसर्ट नाम के फंक्शन से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं यही सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा, लेकिन किसकी मदद से? इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल करवा के। तो अब हम नोड को कॉल नहीं करेंगे, अब हम कॉल करेंगे इंसर्ट नाम के फंक्शन को, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर हर जगह पर इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल कर देता। अब स्टार्टिंग में तो हम नन देंगे, क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में तो हमारा कोई नोड बना ही नहीं है ना। जब हम पहली बार जब इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय तो कोई रूट बना ही नहीं है। तो जब सबसे पहली बार जब हम इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय हमारा रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए वहाँ पर हम नन देंगे। लेकिन उसके बाद जब हम दोबारा से इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय हमारा रूट बन चुका है, ठीक है ना, उस समय हमारा रूट बन चुका है। तो अब जो रूट बन चुका है उसके बाद अब हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो लेट से मान लीजिए मुझे 15 इंसर्ट करना है, फिर दोबारा से मैंने इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, और लेट से उसके बाद मुझे 30 इंसर्ट करना है, फिर दोबारा से मैंने इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, लेट से उसके बाद मुझे 40 इंसर्ट करना है, ठीक है ना। हमारा रूट तो वही रहेगा, ठीक है। और हो सकता है कि दोबारा से मैं इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल करूं, और उस समय हम हमारे ट्री में लेट से 12 इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो लेट से 12 के बाद मैं इंसर्ट करना चाहता हूं 18 को, 18 के बाद मैं इंसर्ट करना चाहता हूं लेट से 25 को, 25 के बाद लेट से मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 50 को। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका ट्री मॉडिफाई हो जाए, रूट चेंज हो जाए। तो आपको हर बार अपने रूट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंसर्ट फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करने वाला है? आपका इंसर्ट फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा नए ट्री का रूट नोड। तो आप ये मानते हुए चलोगे कि जो आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसके कारण हो सकता है कि आपका रूट नोड अपडेट हो जाए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप सिक्योर अपना जो कोड लिखते हो वो हमेशा ऐसा लिखते हो कि उसके कारण कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने डिलीट करा तो हो सकता है कि आपका रूट का एलिमेंट चेंज हो जाए। आप रूट के एलिमेंट को ही कभी डिलीट कर दो तो आपका रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट करने का फंक्शन कॉल कर लिया, और अगर हमने ट्री सही बनाया है तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो कि हमने 20, 15, 30 आगे पीछे हमने इंसर्ट करी है, अगर हमारा ट्री सही से वर्क कर रहा है, ट्री से हम सही से बना रहे हैं, तो इन ऑर्डर फंक्शन हमें सारी वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो देखिए 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50 हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो सर्चिंग का कोड होता है वो बिल्कुल हमारे इंसर्ट नाम के फंक्शन की तरह ही होता है, ठीक है। तो आप देखो मैं अब सर्च का कोड लिख रहा हूँ। मैंने इस इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉपी किया, ठीक है, और इस कोड को मैंने दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं किया, मैंने जो कोड पहले लिखा था ना एज इट इज़ कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस अब हम यहाँ पर इस फंक्शन का नाम चेंज करके कर देता हूँ सर्च, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सर्च करना है इस वैल्यू को, ठीक है ना। मुझे क्या करना है? मुझे सर्च करना है, और मैं चाहता हूँ कि बस मैं ये प्रिंट कर दूँ कि अगर मुझे कोई वैल्यू मिल जाती है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यस एलिमेंट फाउंड, और अगर वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी तो मैं प्रिंट कर दूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है ना। मुझे ये वाला कोड लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जहाँ पे भी रिटर्न है ना उसको मैं हटा दूंगा। अब हमें रिटर्न नहीं करना। देखो रिटर्न हमें तब करना होता है जब हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है। आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप रिटर्न करना चाहते हो तो वो वैल्यू रिटर्न करोगे जो आपको मिल गई है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि मेरा कोड सिंपल क्या काम करे, अगर वैल्यू मिल जाती है तो बोल देगा हाँ मुझे वैल्यू मिल गई है, और अगर वैल्यू नहीं मिले तो बोल देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अगर रूट नन है भाई, अगर रूट नन है तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे वैल्यू मिलेगी ही नहीं, एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर मेरे ट्री में कोई नोड है ही नहीं, ठीक है, या फिर मैं सर्च करते करते ऐसी जगह पर आ चुका हूं जिसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं लेफ्ट में जा रहा था, राइट में जा रहा था, लेफ्ट में जा रहा था, राइट में जा रहा था, और अब मुझे डेड एंड मिल गया, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नन मुझे मिल गया है, और अगर नन मिल गया है इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर डेटा और वैल्यू बराबर है तो मैं बोल दूंगा कि यस एलिमेंट फाउंड। तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्रिंट एलिमेंट फाउंड। अगर मान लो जो वैल्यू मैं सर्च करना चाहता था वही वैल्यू मेरे रूट पे रखी है, या जिस नोड पे मैं आ चुका हूं वो रखी है, तो एलिमेंट फाउंड। ठीक है ना, और नहीं तो फिर मुझे लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा, या तो मुझे राइट में सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिकर्जन फंक्शन कॉल करूँगा सर्च वाला लेफ्ट में, या फिर मैं रिकर्जन फंक्शन कॉल करूँगा राइट में, डिपेंड कि मेरी वैल्यू छोटी है कि बड़ी है। जो वैल्यू मुझे सर्च करना है अगर वो छोटी है तो मैं लेफ्ट साइड में रिकर्जन कॉल करूँगा, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो मैं राइट साइड में रिकर्जन कॉल करूँगा। ठीक है, और लास्ट में हमें कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो आप, सेम कोड मैंने लिखा है, मैंने इंसर्शन का जो फंक्शन का कोड लिखा था बिल्कुल वही कोड है। सबसे पहले हमने देखा कि एलिमेंट अगर रूट नन है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर बराबर है तो एलिमेंट फाउंड, अगर बराबर भी नहीं है नन भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। अगर वैल्यू छोटी होगी तो मैं लेफ्ट साइड पे रिकर्जन कॉल करूँगा, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो मैं राइट साइड पे रिकर्जन कॉल करूँगा। बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है सर्चिंग में। ठीक है, तो अब लेट से ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल था। अब मैं इसमें 2 बार सर्च फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं सर्च फंक्शन कॉल करता हूँ उस वैल्यू के लिए जो वैल्यू मेरे ट्री में है, जैसे कि मेरे ट्री में 18 है तो मैं 18 को सर्च करता हूँ। ठीक है, और दोबारा से मैं सर्च नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं सर्च नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ और 100 सर्च करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 100 जो है हमारे कोड में, हमारे ट्री में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंड डेलीमीटर भी लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एंड डेलीमीटर लगा देता हूँ \n। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, नहीं तो एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एंड डेलीमीटर लगा देता हूँ \n। ओके, ठीक है, चलो तो अब इसको रन करके देखते हैं कोड को। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक ये करी है कि यहाँ पे रिटर्न हमें लिखना पड़ेगा, भले ही हम कुछ एलिमेंट या कुछ डेटा रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारे प्रोग्राम को तो टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। अगर एक भी इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि रूट नन है। ठीक है, तो रूट अगर नन है तो प्रिंट मेरा कर देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और उसके बाद मेरा काम खत्म हो चुका है, उसके आगे का कोड मुझे नहीं चलाना है। तो इसलिए हमें रिटर्न कर देना चाहिए, हमारा कंट्रोल रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे वैल्यू मिल गई है, तो अगर मुझे वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड और हमारा कंट्रोल रिटर्न कर देंगे। तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो होगा क्या ना कि पहला वाला इफ़ कंडीशन भी चलेगा, दूसरा वाला इफ़ कंडीशन भी चलेगा, तीसरा वाला इफ़ कंडीशन भी चलेगा, और इस कारण से आपका नल एक्सेप्शन आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा रूट नन है, हमारा रूट नन है तो एलिमेंट नॉट फाउंड हो गया। अब नन के डेटा को आप चेक करने लग गए अगले वाले इफ ब्लॉक में, अब अगले वाले इफ ब्लॉक में नन का डेटा चेक करने लग गए तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो इसलिए एरर आ जाएगी, वही हो रहा था। ठीक है ना, अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, फिर हमने 18 को सर्च किया था तो देखो 18 हो गया एलिमेंट फाउंड, और उसके बाद में हमने 100 को सर्च किया था तो 100 हो गया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है,
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। बाइनरी सर्च ट्री, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। इंसर्शन करेंगे या फिर क्रिएशन करेंगे, एक ही बात है। तो आप बाइनरी सर्च ट्री में कैसे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हो, वो भी हमने देख लिया। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि बाइनरी सर्च ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्चिंग, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का नाम ही सर्चिंग से है कि आपकी सर्चिंग ईजी हो जाती है। यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। इंसर्शन करने की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही है, अगर आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। अगर आपको पूरा ट्री क्रिएट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन। ठीक है ना, क्योंकि एन एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तो एन टाइम्स लॉग एन चलेगा। तो इसलिए पूरे कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री को बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, और एक एलिमेंट को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग एन, जो कि लीनियर टाइम से बहुत कम होती है। तो आई थिंक आपको इंसर्शन और सर्चिंग समझ में आ गया होगा बाइनरी सर्च ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट अब हो जाता है डिलीशन, क्योंकि डिलीशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वहाँ पर हमें केसेस बनाकर सॉल्व करना होगा। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे करते हैं और उसका कोड हम देखेंगे पाइथन में। तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।